जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि प्रतिदिन हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, जो कि लगातार तमाम परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी अनेक परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। और ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके प्रश्न का सॉल्यूशन के साथ साथ हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप लगातार हमारे प्रैक्टिस सेट्स को लगातार देखते हैं तो विश्वास कीजिए, आप किसी भी हिंदी की परीक्षा में 95% से ऊपर अंक लाने की गारंटी रखते हैं। देर न करते हुए शुरू करते हैं। क्या होता है, देखिए, किसी भी पद्य को जो प्रयोग करने का तरीका होता है, शॉर्ट भाषा में कहें तो वही छंद होता है। जैसे चौपाई, देखिए, चौपाई 16-16 मात्राओं का समूह होता है, इसे सम मात्रिक छंद कहते हैं। सोरठा पहले चरण में 11-13 मात्राएं होती हैं और दोहा के 13-11 मात्राएं होती हैं। जो छंद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला होता है वार्णिक छंद, दूसरा होता है शाब्दिक छंद, मात्रिक छंद, और तीसरा होता है मुक्तक छंद। तो ध्यान रखिएगा, कितने होते हैं छंद? छंद होते हैं 3। चौपाई में 16-16 मात्रा है, इसको सममात्रिक छंद कहते हैं। सोरठा विषम मात्रिक छंद कहते हैं, 11-13 और दोहा 13-11 दोहा और सोरठा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये बात बहुत पूछा आता है। वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित हैं? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या उपयुक्त में से कोई नहीं? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है। ये सारे के सारे स्वर संधि के पार्ट हैं। देखिए, यदि हम संधि की बात करते हैं तो संधि के भेद जो होते हैं वो होते हैं 3। अब संधि कहते किसे हैं? तो 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। प्रथम शब्दांश के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्दांश के प्रथम वर्ण का जो मेल होता है उसे हम संधि कहते हैं। और संधि होते हैं 3 प्रकार के: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 संधियां होती हैं। और जो स्वर संधि होती है उसके अंतर्गत 5 संधियों को पढ़ा जाता है और वही पढ़े जाते हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। यही 5 पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न, निम्न में से अब ये सवाल नंबर जो 25 से 29 तक है, 25 से 29 तक के आपका जो है कि मुहावरा कहावत दिया रहेगा, उस कहावत का अर्थ आपको बताना है सारे प्रश्नों में। देखिए, जैसे पहला प्रश्न, पत्थर को जोंक नहीं लगती, इसका अर्थ क्या होगा? सबल का शोषण नहीं होता, मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, 2 धूर्तों में प्रायः टकराव नहीं होता, या हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता। 3 सेकेंड आपको मिलता है। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी, हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता है, तो बिल्कुल सही जवाब है। पत्थर को जोंक नहीं लगती, इसका मतलब हो गया कि भाई जो अपने हठ में आ गया है ना, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप चाहे कितना कहते रहो, भाई ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, मैं ये सोच रहा हूँ, वो सोच रहा हूँ, लेकिन उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वहीं पे लोग कहते हैं कि पत्थर को जोंक नहीं लगता। अगला प्रश्न, विहंगम दृष्टि, इसका अर्थ क्या है? गहरी नजर, तीखी नजर, मंद नजर या फिर सरसरी नजर? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी, सरसरी नजर, तो बिल्कुल सही है। सरसरी, विहंगम दृष्टि का मतलब हो जाता है सरसरी नजर। अगला प्रश्न है, काटो तो खून नहीं, क्या अर्थ हुआ? पीड़ा शांत हो जाना, बिल्कुल निर्जीव हो जाना, भय के कारण स्तब्ध हो जाना, या गुस्सा शांत हो जाना। 3 सेकंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है, भय के कारण स्तब्ध हो जाना। काटो तो खून नहीं, किसी को अगर यदि कोई मान लीजिए चोरी कर रहा है और चोरी करते वक्त किसी ने देख लिया, पकड़ लिया गया वो, तो वहाँ पे कहते हैं भाई वो तो ऐसे स्तब्ध हो गया जैसे काटो तो खून नहीं, मतलब भय के कारण पूरी तरीके से एकदम स्तब्ध हो जाना को क्या कहते हैं? काटो तो खून नहीं। अगला प्रश्न, एक आंख न भाना, उपेक्षा करना, विरक्त होना, तटस्थ होना या बिल्कुल अच्छा न लगना? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल अच्छा न लगना को हम कहते हैं एक आंख न भाना। एक भी आंख, तुम मुझे एक भी आंख नहीं भा रहे हो, इसका मतलब हो गया तुम मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उंगली उठाना, क्षमा मांगना, अपना महत्व व्यक्त करना, दोष की ओर संकेत करना या अस्वीकार करना? बिल्कुल सिंपल।
यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है। दोष की ओर संकेत करना को कहते हैं उंगली उठाना। ठीक है, किसी गलत चीज की तरफ ही लोग उंगली उठाते हैं, तो उंगली उठाने का मतलब दोष की ओर संकेत करना। बात समझ में आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम, तद्भव, अर्धतत्सम, देशज। 3 सेकंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तत्सम तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं और वो उठा करके डायरेक्ट प्रयोग कर दिए गए हिंदी में तो वो तत्सम कहलाते हैं, लेकिन जो संस्कृत शब्द हैं और उनको रूपांतरित करके इसके बाद जो है कि हिंदी में प्रयोग किया गया तो उन्हें हम कहते हैं तद्भव। क्या कहते हैं? तद्भव। जैसे अगर हम कार्य कहें तो तत्सम है, और कारज कहें तो वो तद्भव के अंतर्गत आ जाएगा। प्रश्न, विपत धन जाल बराबर विपत जाल में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान समझिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको ट्रिक बताता हूं मैं। ध्यान समझिए, जब स्वर संधि का पार्ट होगा, जब भी स्वर संधि का पार्ट होगा, यदि स्वर संधि अगर उसमें है तो यहाँ पे स्वर नहीं आएगा, यहाँ पे स्वर नहीं, सॉरी व्यंजन यहाँ ना तो यहाँ व्यंजन आएगा। स्वर संधि अगर होगा तो दोनों तरफ स्वर ही स्वर होगा। ठीक है, आपको लास्ट में प्रथम शब्दांश के अंत में स्वर दिखाई देगा और द्वितीय शब्दांश के शुरुआत में स्वर दिखाई देगा, और न तो यहाँ स्वर है न तो यहाँ स्वर है। ठीक है, अगर एक जगह व्यंजन हो गया तो व्यंजन संधि हो जाएगा। बिल्कुल सामान्य सा ट्रिक है। ठीक है, और विसर्ग संधि कब होगा भाई? जब कहीं विसर्ग लगा होगा। विसर्ग नहीं लगा है तो विसर्ग संधि का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, तो यहाँ विपत धन जाल बराबर क्या हो जाएगा? विपत जाल। ठीक है, तो का नियम होता है कि आधा तो के बाद जब ज आ जाता है तो वो भी तो भी आधा ज में परिवर्तित हो जाता है। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? दुर, दुरा, दुर, दुस। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है। दुरात्मा में दुर, ये जो है कि उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग क्या होता है? कोई मूल शब्द है, उस शब्द के पहले किसी शब्दांश को जोड़ दिया जाए तो वो होता है उपसर्ग, और उस शब्द के बाद में अगर कुछ जोड़ा जाए तो उसे कहते हैं प्रत्यय। क्या कहते हैं? प्रत्यय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, यह लड़की सुंदर है, मैदान हरा भरा है, तुम अच्छे खिलाड़ी हो। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। परिमाण का मतलब क्या होता है? परिमाण का मतलब होता है मात्रा। जहां मात्रात्मक बात की जाए, ठीक है, तो हम कहेंगे वहीं पे क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, जैसे इसमें देखा आपने, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, बहुत है ना, तो मात्रात्मक बात हो रहा है ना, बहुत ढेर सारा, तो आपने कहा कि यहीं पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेषण क्या होता है भाई? जब हम किसी क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, तो क्रिया विशेषण होता है, और क्रिया विशेषण होता है 4 प्रकार का। ठीक है, स्थानवाचक होता है, कालवाचक होता है, रीतिवाचक होता है, और फिर परिमाणवाचक होता है। ठीक है, ये 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। स्थानवाचक मतलब कब, कहाँ। ठीक है, स्थानवाचक मतलब कहाँ, काल मतलब कब, रीति मतलब कैसे, जैसे किसी काम को किया था, जैसे धीरे धीरे आ रहा है तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है, और परिमाण का मतलब आपने देखा बहुत ओले पड़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अविकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता वो क्या कहलाते हैं? 3 सेकंड। विकल्प बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, अनुबद्ध बोधक। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी विस्मयादि बोधक, बिल्कुल सही जवाब है। मनोभावों को प्रकट करने वाले अविकारी शब्द। ठीक है, अविकारी शब्द कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। तो अविकारी शब्द में विस्मयादि बोधक होता है। विस्मयादि बोधक ही हमारा सही हो जाएगा कि मनोभावों को प्रकट करते हैं। अरे वो अनुत्तीर्ण हो गया, ओह वो मर गया, अच्छा उसने अच्छा काम किया, तो क्या हो जाता है? जब कोई आश्चर्यचकित होता है तो हम क्या कहते हैं उसको? विस्मयादि बोधक शब्द।
ठीक है, चलिए अब ये थोड़ा सा लाइन देखिएगा, जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता। बिल्कुल सही बात है। मैंने अगर कहा कि अच्छा तुम मुझसे लड़ोगे, अच्छा तुम मुझसे लड़ोगे, तो ये जो चिन्ह है, विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है, इसका वाक्य से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न। माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? ये माता पिता देखिए यहाँ के, इनके मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? ठीक है, यही ये पूछना चाहते हैं हम। अल्प विराम, अर्धविराम, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, बताएं। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी योजक चिन्ह तो बिल्कुल सही जवाब है। माता पिता के बीच में, माता और इसके बाद पिता के बीच में ये चिन्ह, यही इसी कहते हैं योजक चिन्ह। माता पिता के बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा? योजक चिन्ह लगेगा। अब योजक चिन्ह तो पता चल गया। अब अल्प विराम क्या होता है? जो हम कामा लगाते हैं ना, उसी को कहते हैं अल्प विराम। ये अर्धविराम क्या है? गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, अर्धविराम है। जो सेमी कॉलन होता है ना, उसी को हम अर्धविराम कहते हैं। अब ये निर्देशक चिन्ह क्या होता है? तो निर्देशक चिन्ह वो होता है, जैसे आपने कहा कि रवि कुछ कह रहा है, तो रवि के बाद ऐसे लगा देते हैं ना, इसके बाद रवि जो कहता है उसकी बात को लिखा आता है, तो यही होता है निर्देशक चिन्ह। ठीक है, अब विराम चिन्हों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो जान लीजिए। विराम चिन्हों में लगातार पूछा आता है विराम चिन्हों में लगातार पूछा आता है, जो मैंने बताया। अल्प विराम को हम ये लिखते हैं, अर्धविराम को ये सेमीकोलन, उपविराम एक होता है, ये होता है उपविराम। ठीक है, जो कॉलन होता है उसको हम उपविराम कहते हैं, दोनों डॉट रहते हैं। ठीक है, विसर्ग टाइप में। ठीक है, योग विराम, पूर्ण विराम को आप खड़ी पाई कहते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे कुछ छूट जाता है तो वहाँ हम ऊपर ऐसे लगा के लिखते हैं ना, ठीक है ना, ऐसे, तो ये होता है, इनको कहते हैं हंस पद। क्या कहते हैं? हंस पद। इसके बाद कभी कभी आप देखते होंगे, जैसे डॉक्टर लिख रहे हैं तो यहाँ पे शून्य टाइप के लगाते हैं ना, जीरो, तो ये हम कहते हैं, इसको लाघव चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? लाघव चिन्ह। इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आप स्टार लगा के 2-3 बार स्टार लगाते हैं, इसको हम समाप्ति सूचक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? समाप्ति सूचक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, अच्छा, और बात कुछ जान लेते हैं। और बात में क्या, आप इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, ये देखिए, ये इन्वर्टेड कॉमा आपने लगा दिया, तो इसको हम कहते हैं उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। ठीक है, एक डबल इन्वर्टेड कॉमा भी होता है, उसको भी हम उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह ही कहते हैं। एक होता है इस तरीके से, ये, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। मतलब दी गई बात को पुनः जब हम कहते हैं तो उसको हम पुनरुक्ति सूचक कहते हैं। ठीक है, जैसे कहते नहीं है कि राम के द्वारा किया गया काम, और इसका फिर नीचे लिखा है श्याम के द्वारा किया गया काम, तो श्याम लिखा, इसके बाद ऐसे 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 कर देते हैं ना, तो इसी को हम कहते हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। अगला प्रश्न, हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? 15 अगस्त सन 47, 30 जनवरी सन 48, 14 सितंबर सन 49 और 26 जनवरी सन 50। 3 सेकंड। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी 14 सितंबर 1949 तो बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर सन 1949 को दिया गया, और यह जो है अनुच्छेद 343 क के अंतर्गत रखा गया, 343(1) के अंतर्गत। ठीक है, राजभाषा को रखा गया। ये 14 सितंबर 1949 को राजभाषा बनाया गया है, इसीलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये राजभाषा शब्द जो देख रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, संविधान में राष्ट्रीय भाषा, हिंदी को लोग राष्ट्रीय भाषा गलती से बोल देते हैं, राष्ट्रीय भाषा नहीं होती है, राजभाषा है। हिंदी हमारी कौन सी भाषा है? राजभाषा है। तो 14 सितंबर 1949 को राजभाषा बनाया गया, इसीलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। कभी कभी पूछा जाता है विश्व हिंदी दिवस बताओ कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन संख्यावाचक विशेषण है? कुछ, कैसा, गरीब, सफेद। 3 सेकेंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है, कुछ जो है वो संख्यावाची विशेषण है। अब देखिए, अब ये कैसे है वो समझते हैं। देखिए, विशेषण जो होता है वो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले जो आके उसकी विशेषता बतलाए वो होता है विशेषण। और विशेषण होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। गुणवाचक होता है, सार्वनामिक विशेषण, और संख्यावाची और परिमाणवाची। ठीक, संख्यावाची का मतलब हो गया किसी संज्ञा के पहले, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि आदमी,
आदमी के पहले मैंने कह दिया चार आदमी, तो 4 आदमी हमने कह दिया तो मतलब आदमी की ही विशेषता तो बतला रहा है कि भाई कितने आदमी, 4 आदमी। तो मैंने कहा 4 आदमी जो थे, तो हम कहेंगे कि भाई ये जो 4 है यही होता है विशेषण। क्या है? विशेषण। लेकिन कैसा विशेषण? तो इसे कहते हैं संख्यावाची विशेषण। और कभी कभी संख्या नहीं दिया रहेगा, अब यहीं पे अगर दे देता है कुछ आदमी, क्या दे दिया? कुछ आदमी, फिर भी तो भाई संख्या दर्शाई जा रही है ना, अनिश्चित संख्यावाची। संख्यावाची विशेषण में 2 पार्ट होते हैं, ये अगर 4 दिया है तो निश्चित संख्यावाची, कुछ दिया है तो अनिश्चित संख्यावाची। ठीक है, और वैसे ही परिमाणवाचक में भी 2 प्रकार का होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संकेतवाचक वाक्य है? यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। क्या इस बार वर्षा अच्छी होगी? फसल अच्छी हो तो अच्छा है। वाह क्या अच्छी फसल है। 3 सेकंड। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है संकेतवाचक वाक्य। यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। किसी एक वाक्यांश का दूसरे वाक्यांश पर निर्भरता जब होती है तो वहां पे होता है संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, अच्छा वाक्य की बात जब आ गई तो वाक्य का वर्गीकरण जो है तो 2 आधार पे होता है। एक होता है रचना के आधार पर और एक होता है अर्थ के आधार पर। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार के और अर्थ के आधार पर होते हैं 8 प्रकार के वाक्य। रचना के आधार पर कौन कौन से होते हैं भाई? रचना के आधार पर सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। ठीक है, अर्थ के आधार पर आपके होते हैं साधारण वाक्य कहते हैं, तो विधिवाचक वाक्य भी बोलते हैं, विधानवाचक वाक्य बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य होते हैं, संकेतवाचक वाक्य होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के कुल 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा कि रचना के आधार पर कितने वाक्य? 3। रचना के आधार पे 3, अर्थ के आधार पे 8 होते हैं। चलिए अगले प्रश्न में कह रहे हैं किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया है? ऐसा काम मत करो, मैं पीछे आया था, मैं यह काम नहीं करूंगा, या मैं काम के पीछे आया था। 3 सेकंड। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है मैं काम के पीछे आया था। देखिए संबंध बोधक अव्यय की बात करते हैं। अव्यय मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया है कि अव्यय होते हैं 4। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो आपने कहा कि भाई 4 प्रकार के हैं, यहाँ हमसे संबंध बोधक अव्यय पूछा है। संबंध बोधक में जहाँ का, के, की, रा, रे, री का प्रयोग होता है वहाँ संबंध बोधक होता है। यहाँ पे देखिए मैं काम के पीछे का, के, की का प्रयोग हो गया ना, तो हम कहेंगे संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न में कह रहे हैं यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव तो बिल्कुल सही जवाब है। अव्यय जब किसी पद का किसी समासिक पद का प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग होता है तो वहां पे क्या हो जाता है? अव्ययी भाव समास। यथा संभव, तो संभव के पहले यथा आ गया ना, मतलब जैसा संभव हो, तो यथा संभव क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा कर्मधारय, तीसरा तत्पुरुष, चौथा द्विगु समास, 5वां द्वंद्व समास और 6ठा होता है बहुव्रीहि समास। ठीक है, चलिए अगला, निम्न में से कौन संख्यावाचक विशेषण है? ये प्रश्न अभी कराया मैंने, ये होमवर्क रूप में है, आप तुरंत बताएंगे कि इसका जो है कि सही उत्तर क्या है। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद अगर आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और कोई अगर सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।